हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड के स्टार्टिंग में हीजू 20 साल पुराने एक्सीडेंट को याद करती है, जहां पर वो ईना और अपने भाई के साथ अम्यूजमेंट पार्क जा रही होती है, जहां पर लौटते टाइम उनके कार का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें ईना का भाई मारा गया था और ईना डेथ हो गई थी, जिस वजह से हीजू की मॉम ने उसको चुप रहने के लिए फोर्स किया था और उसने अपनी मॉम के लिए ये सब किया और बात करना बिल्कुल छोड़ दिया। पर इसके बाद भी उसे अपनी मॉम से वो प्यार नहीं मिला और यहाँ प्रेजेंट में साउंड हीजू को ढूंढ लेता है और उसे देखकर हीजू कहती है कि एक साउंड ही था जिसने मुझे नोटिस किया था, मेरी केयर की थी और अपनी फीलिंग्स भी मुझसे शेयर की, और अब मैं उसे ये नहीं बता पा रही कि मैं भी उसके लिए सेम वही फील करती हूँ। और यहाँ नेक्स्ट सीन में हमें हीजू को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर साउंड बहुत इमोशनल हो जाता है और वो डॉक्टर को बुलाने जा रहा होता है, लेकिन हीजू उसका हाथ पकड़कर कहती है कि कहीं मत जाओ, और साउंड रोते हुए कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा। और यहाँ पर साउंड के डैड के पास ये खबर पहुँच जाती है कि ट्रिप के दौरान साउंड के टीम में से कोई एक पहाड़ के नीचे गिर गया था, पर जैसा मैंने सुना वो एक्सीडेंटली नहीं गिरा। तो साउंड के डैड इसे अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए यूज करने के लिए डिसाइड करते हैं और यहाँ पर हीजू के दूसरे सारे चेकअप स्टार्ट हो जाते हैं। पर हीजू यही सोच रही थी कि फाइनली मैंने साउंड के सामने बात की, पर क्या उसे पता नहीं चला होगा कि मैं ही 406 हूँ। लेकिन कॉल से तो लग रहा था कि वो डायरेक्टली मुझसे बात कर रहा है, तो फिर उसने मुझसे अभी कुछ कहा क्यों नहीं। और इसके आगे वो तो कुछ ज्यादा ही सोचने लगती है कि शायद अभी मेरी तबीयत खराब है इसलिए नहीं कहा, पर घर जाकर कहीं वो मुझे डिवोर्स पेपर ना थमा दे। पर वो ये सब इमेजिन करने लगती है, तभी उसे किडनैपर वाले फोन का ख्याल आता है और यहाँ पर दोजे साउंड को बताता है कि वहाँ के जितने भी फुटेज मिली उसमें तो कोई भी सस्पिशियस आदमी नहीं मिला, पर जहाँ से इंटरप्रेटर हीजू गिरी वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं थे। साउंड कहता है कि अभी पुलिस को हीजू के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगा, तब तक विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। दोजे पूछता है कि उस किडनैपर ने इंटरप्रेटर हीजू पर हमला क्यों किया। साउंड कहता है कि उसका निशाना जरूर मैं था, पर शायद उसका निशाना मिस हो गया। तो दोजे उसे किडनैपर वाला फोन देता है जो कि हीजू के लोकेशन पर मिली थी, और वो साउंड को बताता है कि इस फोन में RCS नाम की एक प्रोग्राम इंस्टॉल है और इसके जरिए कंप्यूटर और लैपटॉप को हैक किया जा सकता है, और शायद इसी के जरिए किडनैपर वहाँ पहुँच गया था। इसके साथ दोजे यह भी बताता है कि अगर हमने उसी कोड को हैक कर लिया तो हम उस किडनैपर की ओरिजिनल लोकेशन को ट्रैक कर पाएंगे। तो साउंड उसे इस पर काम करने के लिए कहता है और वो हीजू के रूम में जाकर इस फोन को उसके बैकपैक में रख देता है। कुछ देर बाद हीजू को उसके रूम में लाया जाता है, जहाँ वो साउंड को देखकर एकदम चुपचाप बैठी थी। साउंड कहता है कि क्या हुआ, फिर से बोलना बंद कर दिया क्या। हीजू उसकी तरफ देखती है तो साउंड उसको उठाकर बेड पर लिटा देता है। तो हीजू उसको बताने जा रही थी, पर साउंड उसको कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बात कर सकती हो, और ये सुनकर हीजू सरप्राइज्ड होती है। तो साउंड कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। 406 उसने मुझे तुम्हारी लोकेशन के बारे में बताया, उसने तुम्हें धक्का दिया है, लेकिन तुम्हें ढूंढने में उसने ही मेरी हेल्प की। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं 406 को माफ करूँ या उसे पकड़कर पुलिस में दे दूं। और ये सुनकर हीजू थोड़ा घबराने लगती है और वो उसे सच बताने ही जा रही थी, पर साउंड उसे रोकता है और कहता है कि अभी डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है, तुमसे बहुत कुछ पूछना है, पर अभी नहीं, आराम करो और कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना। और ये बोलकर साउंड उसे एक न्यू फोन देता है, और साउंड के जाने के बाद हीजू किडनैपर वाला फोन चेक करती है और वो कहती है कि क्या उसने ये नहीं देखा। तो हीजू अब इस फोन के जरिए साउंड से जो कहा था वो सब याद करती है और कहती है कि इस फोन के जरिए मैं तुमसे अलग होना चाहती थी, लेकिन इसी फोन ने हमें एक दूसरे के करीब लाया है। और इधर साउंड के डैड प्रेस मीटिंग में ये बता देते हैं, थोड़ा ड्रामा करते हुए, कि मेरे बेटे के ट्रिप पे जो एक्सीडेंट हुआ वो एक पॉलिटिकल अटैक था जो मेरे बेटे को हर्ट करने के इरादे से हुआ था, और अब इससे तो पूरा बवाल मच जाता है, जिससे साउंड के ऑफिस में रिपोर्टर्स के बहुत सारे कॉल आ रहे होते हैं। तो साउंड यहाँ पर आकर सब कुछ बंद करने के लिए कहता है और बताता है कि कल हम एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेंगे, और बात रही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मिस्टर बेक के स्टेटमेंट की, तो उसका जवाब भी मैं कल दूंगा। और सब लोग ध्यान रखना कि इंटरप्रेटर हीजू की आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए, और अभी वो ठीक है और रिकवरी कर रही है। इधर ईना हीजू की मॉम से मिलती है, जो ईना से कहती है कि अब तुम मेरी बेटी की जगह लेने वापस क्यों आई हो, तुम अब ऐसा नहीं कर पाओगी। ईना कहती है कि मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन मैं हीजू की हेल्प करने आई हूँ, क्या वो साउंड की सच्चाई जानने के बाद भी उसके साथ रहेगी। हीजू की मॉम कहती है कि क्या मतलब। ईना कहती है कि आपको तो पता ही है कि आपने ही शादी से पहले मुझे वो भेजा था 3 साल पहले, और अब हमें यहाँ पर 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर शादी से एक दिन पहले ईना को एक पार्सल आया था, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो गई थी। ईना कहती है कि आपने ही मुझे वो भेजा था ना, ताकि मैं शादी करने से मना कर दूं। पर हीजू की मॉम को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, और अब उस पार्सल में क्या था ये हमें आगे पता चलेगा। और इधर साउंड के डैड ने जैसा सोचा था, उनके स्टेटमेंट के बाद उन्हें लोगों का सपोर्ट मिल रहा था, और तभी यहाँ पर साउंड आता है और वो अपने डैड से कहता है कि किसकी परमिशन के बाद आपने ये स्टेटमेंट जारी किया, आप ये सब यही रोक दीजिए, वरना
वरना मेरे स्टेटमेंट के लिए कल आप तैयार रहिएगा। और ये सुनकर मिस्टर बेक गुस्से में कहते हैं कि तुम बोलना मत कि तुम्हें ये नाम किसने दिया। बेक जांगू का ग्रैंडसन, बेक योंगे का बेटा, इस टाइटल के बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर साउंड की मॉम उसे बता रही थी कि उनके बेटे को क्या पसंद है, क्या खाना पसंद है, क्या पढ़ना पसंद है, कैसे कपड़ा पहनना पसंद है। तो इस फ्लैशबैक का क्या मतलब है ये हमें आगे पता चलेगा। और यहाँ प्रेजेंट में साउंड अपने डैड से कहता है कि क्या मैंने कभी भी ये टाइटल मांगा था। मिस्टर बेक कहते हैं कि कौन गिरा था पहाड़ी से। तो साउंड कहता है कि हीजू। और अब मिस्टर बेक को समझ में आ जाता है कि हीजू ही प्रेसिडेंशियल ऑफिस की नई इंटरप्रेटर है और वो गुस्से में कहता है कि तुमने उसे हायर क्यों किया। साउंड कहता है कि क्यों आपको बुरा लगा कि पहले हीजू प्रेसिडेंशियल ऑफिस का हिस्सा बनी। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर सांगू यूरी को दरवाजे से टकराने से बचाता है और मिसिंग बच्चों के केस पर इनकी इन्वेस्टिगेशन चालू रहती है। और यहाँ पर इन्होंने पता लगा लिया था कि वो मेंशन जहाँ पर सांगू अपने दोस्त के साथ खेलने जाता था वो किसी जोंग जिंग सॉन्ग के नाम के आदमी पे था। तो इसलिए पूरी टीम उसके बारे में पता लगाने में लगी हुई थी और सांगू अपने ऑर्फनेज के दूसरे बच्चों से उसके बारे में पूछ रहा था, उस जिंदा जुड़वा भाई के बारे में। इधर साउंड हॉस्पिटल आते हुए हीजू के कपड़े, डेली यूज के सामान अपने साथ लेकर आता है। साथ ही वो अपने कपड़े भी लाया था। हीजू पूछती है कि क्या तुम भी यहीं सोने वाले हो। साउंड कहता है कि हाँ, क्योंकि फैमिली मेंबर्स का रहना तो जरूरी है ना। तो कल रात ही हम दोनों साथ में सोए थे। और ये बोलकर वो नहाने के लिए पानी रेडी करने जाता है। इधर हीजू सोच रही होती है कि ये कल कहाँ सोया था। तभी साउंड उसे शावर लेने के लिए बाथरूम में बुलाता है। तो ये देखकर हीजू कहती है कि क्या ये साथ में आने वाला है। और यहाँ पर साउंड बड़े प्यार से हीजू के हेयर वॉश करता है और ये देखकर हीजू बड़ी खुश होती है और अब साउंड उसके हेयर ड्राई भी कर देता है। हीजू पूछती है कि तुम अचानक से मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो। साउंड कहता है कि मोस्टली हस्बैंड अपनी वाइफ की केयर करते ही हैं, पर मुझे इस बात का रिग्रेट रहेगा कि मैंने इन 3 सालों में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। देन वो उसे रेस्ट करने के लिए कहकर चेंज करने के लिए चला जाता है। तो चेंज करके वो हीजू की तरफ आ रहा होता है और ये देखकर हीजू की हार्ट बीट्स तो तेज हो जाती हैं। तो इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। साउंड उसके करीब आता है पर सिर्फ उसका बेड नीचे करने के लिए। देन वो थोड़ी दूर पे सोफे पर सोने जाता है और थोड़ी देर बाद हीजू उठती है और वो देखती है कि साउंड सोफे पर नहीं है। तो वो साउंड को कॉल करती है पर साउंड उसे मैसेज कर देता है कि तुम सो जाओ, मैं किसी की कॉल का वेट कर रहा हूँ। तो हीजू किडनैपर वाले फोन से ब्लैकमेलर बनकर साउंड को कॉल करती है। तो साउंड कहता है कि मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा था, पता है तुमने कॉल किया, मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ। तो हीजू इसका रीजन पूछती है। साउंड बताता है कि तुम्हारी हेल्प की वजह से मैं हीजू को ढूंढ पाया। हीजू कहती है कि क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मुझे तुम्हारी वाइफ के लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। साउंड कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ और भी बातें जानता हूँ, तुम अपने लेट 20s में हो और तुम एक लड़की हो। और ये सुनकर हीजू शॉक्ड हो जाती है। साउंड पूछता है कि क्या तुम ब्यूटीफुल हो। हीजू कहती है कि तुम्हें क्यों जानना है कि तुम्हें धमकी देने वाली सुंदर है या नहीं। और अब साउंड फ्लर्ट करने लग जाता है और कहता है कि मुझे तो फीलिंग आ रही थी कि तुम एक बहुत सुंदर सी लड़की हो, इसलिए तुमसे बात करना मुझे और भी अच्छा लगता है, जहाँ पर मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स और टेंशन भूल जाता हूँ। हीजू कहती है कि तुम्हारी वाइफ मरने वाली थी, क्या तुम्हें उसकी फिक्र नहीं थी। पर साउंड तो लगा हुआ था फ्लर्ट करने में और वो कहता है कि मैं तुम्हें इमेजिन करना चाहता हूँ। हीजू कहती है कि पागल है क्या, मुझे क्यों इमेजिन करना चाहता है। और हीजू चिढ़ते हुए कहती है क्या तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो और तुम्हारी वाइफ भी है। साउंड कहता है कि वो अभी सो रही है और ये सुनकर हीजू और गुस्से में हो जाती है। और साउंड हीजू से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, चलो साथ में मिलकर उस किडनैपर को पकड़ते हैं। मैं जानता हूँ कि मुझ पर और हीजू पर जो अटैक्स हुए उसमें तुम्हारा हाथ नहीं है, तो इसीलिए तुम उसके बारे में जो भी जानती हो वो सब मुझे बताओ। तो हीजू साउंड को उस किडनैपर का पूरा डिस्क्रिप्शन बताती है, यही कि उसके दोनों आंखों का कलर अलग अलग है और वो थोड़ा हकलाकर बात करता है और उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है और वो अकेला नहीं है, उसका एक साथी भी है। और ये बात हीजू को तब समझ में आई जब किडनैपर हीजू के डैड को ले गया था। तब हीजू को धमकी देते हुए उसने कहा था कि तुम्हारा और हमारा गोल एक ही है, जिससे वो समझ गई थी कि किडनैपर अकेला नहीं है। तो अगले दिन साउंड अपना स्टेटमेंट रिलीज कर देता है जिसमें उसने क्लेरिफाई कर दिया था कि इस एक्सीडेंट में कोई भी पॉलिटिकल एंगल नहीं है और वो एक क्रिमिनल एक्सीडेंट था। और अब वो रिवील कर देता है कि उसे 2 हफ्तों से धमकियां मिल रही थी और हीजू के बताए गए डिस्क्रिप्शन से उसने किडनैपर का एक स्केच बनवाया था, बस उसकी आंखें और फेस के साथ। और वहीं उसने किडनैपर के सारे डिटेल्स भी बता दिए थे जो कि हीजू ने कल उसे बताए थे। और अब इसके साथ पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी चालू हो गई थी। यहाँ पर साउंड खुद रिपोर्ट लिखवाने जाता है पर वो कहीं पर भी हीजू का नाम मेंशन नहीं करता, क्योंकि वो जानता था कि न्यूज रिपोर्टर और इंटरनेट के पब्लिक हीजू को उसमें फंसा देंगे, इसलिए वो हीजू का नाम कहीं पर भी नहीं लेता। और अब पूरे देश में ये न्यूज ट्रेंडिंग बन जाती है और ये देखकर मिस्टर बेक साउंड पे बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि उनका झूठ जो पकड़ा गया। साउंड की मॉम पूछती है कि आखिर वो किडनैपर कौन हो सकता है। साउंड कहता है कि उसे ये तक पता है कि हीजू मेरी वाइफ है। जो बात हम दोनों की फैमिलीज के अलावा
अलावा किसी और को नहीं पता, वो सब कुछ वो जानता है। साउन की मॉम कहती है कि हमारी फैमिली में से ऐसा कोई नहीं करेगा। मिस्टर बेग कहते हैं कि फिर तुमने हीजू को अपने साथ क्यों रखा? साउन कहता है क्योंकि वो मेरे साथ रहकर सबसे सेफ रहेगी, क्योंकि पता नहीं उसको हमारी फैमिली के बारे में और क्या पता है, क्योंकि हमारी फैमिली में तो कई सारे सीक्रेट्स हैं। इधर किडनैपर न्यूज में अपनी स्केच देखकर अपने पार्टनर को मैसेज करता है कि तुमने हीजो को धक्का दिया और चेहरा मेरा रिवील हुआ और तुम्हारा टारगेट तो साउन था, फिर तुमने हीजो को मारने की कोशिश क्यों की? उसका पार्टनर कहता है क्योंकि मैं साउन को उसके सबसे करीबी इंसान के खोने का एहसास देना चाहता हूँ, और वो हीजो के पास से किडनैपर वाला फोन वापस लाने के लिए कहता है। इधर हीजो ये सारी न्यूज देख रही थी, तभी किडनैपर उसे कॉल करता है जो वो नहीं उठाती है, और वो हीजो को मैसेज करके कहता है कि क्या तुमने साउन को मेरे बारे में सब बताया है, पर मैंने तुम्हें पहाड़ से धक्का नहीं दिया, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस बात पर बिलीव नहीं होगा, पर क्योंकि अब तुम हमारे साथ नहीं हो इसलिए मेरा फोन वापस कर दो और तुम अपने रूम का दरवाजा ओपन रखना, क्योंकि मैं फोन लेने वापस आ रहा हूँ। और ये देखकर हीजो भाग कर जाती है और अपने रूम का दरवाजा लॉक कर देती है, पर तभी कोई बाहर से रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, और ये देखकर हीजो बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। पर तभी उसे बाहर से साउंड की आवाज आती है, तो दरवाजा ओपन होता है और वो साउंड था, तो हीजो घबरा कर उसे गले लगा लेती है। देन साउंड उसे सुलाने आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ था। हीजो कहती है कि सब लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? साउंड लाइट ऑफ करता है और वो कहता है कि आराम से सो जाओ, पर हीजो उसका हाथ पकड़कर रोकती है। साउंड कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, और वो उसके साइड में ही सो जाता है, और वो हीजो से कहता है कि मैं ठीक हूँ और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, इसलिए डोंट वरी, तुम आराम से सो जाओ, मैं यहीं पर हूँ। तो दोनों सो जाते हैं और कुछ देर बाद हीजो उठती है और वो किडनैपर वाला फोन लेकर बाहर जाती है। साउंड उसे जाते हुए देख लेता है क्योंकि वो जगा ही हुआ था, तो टेरेस पर आकर हीजो साउंड को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैंने न्यूज देखी जहाँ पर तुमने कहीं भी मेरा नाम मेंशन नहीं किया, और मैंने ना चाहते हुए भी किडनैपर की हेल्प की और तुम्हें ब्लैकमेल किया। उसकी जो भी सजा है मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, और ये फोन भी मैं तुम्हें देना चाहती हूँ क्योंकि ये तुम्हारे काम आ सकता है उस किडनैपर को ढूंढने में, इसलिए मैं अभी आ रही हूँ, तुम जहाँ पर हो वहीं रुको। तो साउंड के पास जाते हुए बहुत कुछ सोचने लगती है कि पता नहीं ये सब जानने के बाद साउंड कैसा रिएक्ट करेगा, क्या उसे मुझ पर गुस्सा आएगा या वो मुझसे नाराज होगा, और पता नहीं वो और क्या क्या सोचने लगती है। पर जब वो अपने रूम में पहुंचती है तो वहाँ पर साउंड नहीं था, और वो साउंड को कॉल करके पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, तो साउंड उसे एक एड्रेस पर आने के लिए कहता है जो कि वही अम्यूजमेंट पार्क था जहाँ पर हीजो 20 साल पहले गई थी, जहाँ पर साउंड उसे बताते जाता है कि उसे क्या करना है, कहाँ पर आना है। जो फिर से साउंड को कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ पर है, तो साउंड इसे आइसक्रीम खाने के लिए कहता है, जिससे हीजो को अपने बचपन की मेमोरीज याद आने लगती हैं। देन वो अगेन कॉल करके पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, तो साउंड उसे सामने वाले टावर के ऊपर आने के लिए कहता है। हीजो ऊपर आ जाती है और वो कहती है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? साउंड कहता है कि मैं तुम्हें बस रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए कब से वेट कर रहा था। हीजो कहती है कि इतना भी एक्साइटेड मत हो, मुझसे मिलकर तुम बहुत हर्ट होगे। साउंड कहता है कि क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? हीजो कहती है कि नहीं, मुझे अपनी चिंता है तुम्हारे सामने इस तरह आने के बारे में सोचकर। तभी साउंड उसके पीछे से आकर कहता है कि मैं तुम्हारा क्या करूं, मैंने कहा था ना कि तुम अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट मत करना। और ये सुनकर हीजो पीछे मुड़ती है तो उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है, और साउंड फोन उठाता है और उसकी हेल्प के लिए थैंक यू कहता है। हीजो कहती है कि तुम सब जानते थे कब से, पर अगर सब जानते थे तो तुमने मुझसे नफरत क्यों नहीं की? साउंड कहता है कि तुम ही बताओ मैं तुमसे नफरत कैसे करूँ, तुम बताओ कि मैं तुमसे प्यार कैसे ना करूँ। और ये सुनकर हीजो काफी इमोशनल होती है, तो साउंड उसके आंसू पोंछता है और उसे किस करता है। तो गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।